Hello students, now I am going to teach you RVSE class 10th Science chapter 4 Blood and Immunity part 3। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी एंड ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन। तो अभी हम शुरू करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? जैसे कि ट्रांसफ्यूज़ माने होता है कि ब्लड या ब्लड से संबंधित कोई भी मटेरियल हो उसको ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ्यूज़। तो इसमें है दिस इज़ द मेथड इन विच ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक प्लेटलेट्स, प्लाज्मा etc आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड या ब्लड की कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, इनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और इसको सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो 15 जून 1667 में जीन बैप्टिस्ट डेने ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि ये एक 15 साल का एक बॉय था, उसके बॉडी में सीप के ब्लड को ट्रांसफ़र किया था। लेकिन बाद में आफ्टर 10 ईयर्स इसको निषेध बताया है कि अब जानवरों के ब्लड को ह्यूमन के बॉडी में नहीं डाला जाएगा। तो फिर इस पर इसको रोक लगा दी गई थी। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की हमें नीड क्यों पड़ी? तो ये आप जानते हैं कि हमें ब्लड कब दिया जाता है, क्यों आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब हमें चोट लग जाती है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। सेकंड, सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, यदि कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है खून की, तब दिया जाता है। थर्ड इज़ ड्यूरिंग सर्जरी या कोई सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान क्या बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तो उसमें भी ब्लड दिया जाता है। इन द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड की जब प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में, तब दिया जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ इज पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड, यदि हमारे बॉडी में कोई कट लग जाता है तो ब्लड बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो इससे क्या है, बॉडी में बहुत सारा ब्लड निकल जाता है जब तक कि हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, इससे पहले कि बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। इसलिए ऐसे समय में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। सिक्स इज पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी एक डिफरेंट टाइप की डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि आरबीसीज होती हैं, वो सिकल सेल का आकार ले लेती है। सिकल का मतलब होता है वैसे तो हंसिया, लेकिन उसमें वो चंद्रमा के आकार की समझें आप, तो चंद्रमा के आकार की, आधा चंद्रमा होता है उसके आकार की हो जाती है आरबीसीज। तो उसमें क्या आरबीसीज की ज़रूरत होती है ब्लड, तब उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर करते हैं ट्रांसफ्यूज़। तो कलेक्शन के दौरान भी हमें क्या क्या करना होता है वो देखते हैं। बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन डोनर इज एग्जामाइंड मेडिकली। पहले तो जो ब्लड को देने वाला होता है डोनर, उसका मेडिकल एग्जामाइन किया जाता है। सेकेंड इज आफ्टर medical examination, blood from the donor is collected in special sterilized pouch containing anticoagulant। इसमें जब ब्लड ले लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उनको भी एक स्पेशल स्टरलाइज पाउच होते हैं, उनमें कलेक्ट किया जाता है। और वो पाउच इस तरह के होते हैं कि वो जर्म फ्री होते हैं। थर्ड इज़ द कलेक्टेड ब्लड इज़ केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर। इसके बाद जब वो पाउच में कलेक्ट करने के बाद ब्लड को, पाउचेस को फिर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। दिस प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डाउन रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड। इससे क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो ब्लड में होना होता है वो भी नियंत्रित रहता है। फोर्थ इज द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट लाइक ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV etc। और जो हम ब्लड को स्टोर करते हैं तो फिर उसमें भी टेस्ट करने पड़ते हैं ब्लड के, उसमें ब्लड ग्रुप भी देखना होता है, RH फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, इन सभी चीज़ों के टेस्ट किए जाते हैं। फिफ्थ इज आफ्टर ब्लड कलेक्शन द डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सर्विलेंस। जब ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो फिर डोनर को मेडिकल सर्विलेंस में
उचित देखरेख में रखा जाता है। वैसे तो ब्लड डोनेशन के बाद व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होती है, ये ना ही कोई अनयूजुअल रिएक्शन होता है बॉडी में, ये आसानी से किया जा सकता है। और ये ह्यूमन में जबकि प्लाज्मा तो ऐसा भी है कि ये 2-3 दिन में ही रिप्लेनिश हो जाता है और 36 डेज में ब्लड सेल भी रिस्टोर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। Prior to transfusion, the patient's blood is matched with the blood of the donor ABO and RH। ट्रांसफ्यूज़न के दौरान सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, पेशेंट के ब्लड को मैच किया जाता है डोनर के ब्लड से, उसका ABO ग्रुप और RH ये दोनों ही मैच किए जाते हैं। सेकेंड इज द कलेक्टेड ब्लड इज बॉट आउट ऑफ द स्टोरेज एरिया जस्ट 30 minutes बिफोर द एंड द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफ्यूज़न प्रोसेस। और कलेक्टेड ब्लड को, जो स्टोर ब्लड रहता है कलेक्टेड ब्लड, उसको ट्रांसफ्यूज़न के दौरान 30 मिनट पहले वहाँ से लाया जाता है। थर्ड इज ब्लड इज ट्रांसफ्यूज ओनली थ्रू इंटरवेनस मोड। और ब्लड को इंटरवीनस मोड में ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। दिस इज द 4 hour लॉन्ग प्रोसीजर विच इज मेडिएटेड बाय द हेल्प ऑफ ए कैनुला। और ये 4 घंटे की प्रोसीजर होती है और कैनुला के द्वारा इसको मेडिएटेड किया जाता है। फोर्थ इज मेडिसिन्स आर गिवन बाय अ डॉक्टर टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन लाइक फीवर, चिल, पेन, साइनोसिस, इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट बीट एंड अदर्स। जब ब्लड का डोनेशन हो जाता है तो मेडिसिन्स दी जाती हैं, डॉक्टर मेडिसिन्स देता है, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कुछ ऐसी रिएक्शन होने लगती हैं बॉडी में आफ्टर ट्रांसफ्यूजन के बाद, जैसे कभी कभी फीवर आ जाता है, कभी ठंड लगती है, कभी दर्द होते हैं, या हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर मेडिसिन देता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी 2 टाइप। ब्लड सोर्स के आधार पर ट्रांसफ्यूजन 2 तरह का होता है, एक तो एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन होता है सच ए ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन इज यूज्ड। इसमें क्या होता है कि जो अदर पर्सन से जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है। और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें पर्सन का खुद का ब्लड को कलेक्ट करके और उसी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है मैचिंग ABO एंटीजन इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट एंड द डोनर। ABO एंटीजन की मैचिंग की जाती है पेशेंट और डोनर की, दोनों के ब्लड में की जाती है। सेकेंड इज टेस्टिंग डोनर्स ब्लड फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोजन्स और हार्मफुल सब्सटेंस। और डोनर के ब्लड में ये देखा जाता है कि कोई पैथोजन या कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, या कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। थर्ड इज मैचिंग द RH फैक्टर स्पेशली RHD इन द ब्लड ऑफ द डोनर एंड द पेशेंट। डोनर और पेशेंट दोनों के ब्लड का RH फैक्टर को भी मैच किया जाता है। फोर्थ इज स्टोरेज ऑफ द कलेक्टेड ब्लड इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन। और कलेक्टेड ब्लड को रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में स्टोर किया जाता है। फिफ्थ इन द एवरी सर्कमस्टांसिस प्रोटेक्टिंग द कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम कंटेमिनेशन। और सभी परिस्थितियों में ब्लड को दूषित होने से बचाया जाता है। 6 ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन मस्ट essentially be carried out in the presence of a physician। और ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन ये दोनों ही फिजिशियन की देखरेख में या उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए। The following disease or infections can occur due to the carelessness observed during the transfusion: infection of HIV-1 and HIV-2, HTLV-1 and HTLV-2, थर्ड हेपेटाइटिस B, C इन्फेक्शन एंड क्रूजफील्ड चेकअप डिसीज़। यदि इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान, ठीक से नहीं देखरेख की जाए यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो ये निम्न प्रकार की ये बीमारियां हो सकती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। इसमें आपको हेरिडिटी के बारे में आपने जो 3rd चैप्टर में पढ़ा है ये उसी से रिलेटेड है।
तो यदि आपके नॉलेज में, यदि दिमाग में, यदि वो रहेगा माइंड में, तभी आप इस वाले पार्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार उसको हम दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा और रिपीट कर रहे हैं, इसको आप समझें। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने अभी पढ़ा था। ABO ब्लड ग्रुप ये डिपेंड करता है 3 एलील के कोऑर्डिनेशन पर। इसमें जो 3 एलील होते हैं, एक तो IA होता है, एक IB होता है और एक IO, जिसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के एलील होते हैं। द एंटीजन A एंड एंटीजन B फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द RBC आर प्रोड्यूस्ड बाय द एलील IA एंड IB रेस्पेक्टिवली। अब इसमें आप ये चार्ट देखें, इसमें ये ब्लड टाइप है, जैसे AB और O, ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप है। और इसमें जो जीनोटाइप, जो एलील होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसमें जो एलील होंगे वो होंगे IA B होगा जिसका, तो वो होंगे IB एंड AB है तो उसमें है IB और O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होता है उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जो हो गए IA ये तो होमोजाइगस हो गया, लेकिन ये A ब्लड ग्रुप के IA होमोजाइगस है, लेकिन IA जो कि डोमिनेंट होता है और स्मॉल आई ये रेसेसिव करेक्टर होता है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया है। इसी तरह से आप ब्लड ग्रुप B में देखें, IB ये तो होमोजाइगस है क्योंकि इसमें सेम अलील है, लेकिन ये वाला IB और स्मॉल आई ये हेट्रोजाइगस है। AB में दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, IA और IB, और O में दोनों स्मॉल आई। इस तरह से ये जीन्स होते हैं, अलील होते हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की ऐसी कई उपयोग हैं, जैसे कि ये सॉल्व कर, पेरेंटल जो डिस्प्यूट होता है, माता पिता के झगड़े कि ये बच्चा किसका है, तो इस तरह के झगड़े होते हैं, उसको सॉल्व करने में यूज़ होता है। एक तो दूसरा है इसका यूज़ है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है न्यूनेंटल ब्लड हीमोलिसिस डिसीज़ में, तो उसमें भी इसका यूज होता है। और तीसरा इसका यूज़ है हीमोफीलिया लाइक जो डिसऑर्डर होते हैं, एक हेरिडिटी डिसीज़ होती है, तो इसमें भी इसका यूज़ होता है। इसमें एक यूज़ यहाँ पर भी है, जैसे कि एक कंडीशन ऐसी थी, एक हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। लेट्स एज्यूम दैट जैसे 2 कपल्स आर क्लेमिंग फॉर ए चाइल्ड हुज ब्लड ग्रुप इज़ B। इसमें 2 माता पिता, दो कपल आए और वो ये दावा करने लगे कि अपने एक बच्चे के लिए दावा करने लगे कि ये बच्चा मेरा है, और उस बच्चे का जब ब्लड ग्रुप देखा गया तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप B था। तो अब इसमें ये पता लगाना था कि इन दोनों कपल में से किसको दिया जाए ये बच्चा। तो द मेल ऑफ 1 कपल हैज़ O ब्लड ग्रुप एंड फीमेल हैज़ AB ब्लड ग्रुप। हम आपको इसमें 2 कंडीशन बताएंगे। और दूसरी कंडीशन में क्या था कि उसका जो मेल का ब्लड ग्रुप A था और फीमेल का ब्लड ग्रुप B था। तो और इसमें जब मेंडल के लॉ के अनुसार देखा गया तो इसमें से ये कंडीशन आई, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन इस प्रकार से थी। इसके लिए जो 2 कंडीशन हैं उनमें से हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कपल के लिए। उसमें से जो फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का ब्लड ग्रुप AB है, तो इसके जो जीनोटाइप हैं वो स्मॉल आई और मदर के ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप होंगे IA और IB। इनके जो बनने वाले अलील होंगे इनको हम सेपरेट करके इस तरह से लिख देंगे, स्मॉल आई और IA और IB। अब इनके बाद हमने जैसे कि मेंडल के नियम के अनुसार जो मैचिंग कराते हैं, क्रॉस कराने का जो रूल है वो इस तरह से है। इनको मैच कराने के बाद इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एक ब्लड ग्रुप A है, वो हेट्रोजाइगस A, हेट्रोजाइगस B, हेट्रोजाइगस A और हेट्रोजाइगस B। इसी तरह से हमें सेकंड कपल में देखना है। सेकंड कंडीशन में 50% बच्चे जो होंगे वो A ब्लड ग्रुप वाले और 50% होंगे वो B ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं। इसके बाद हम जो सेकंड कंडीशन में देखेंगे उसमें मेल का ब्लड ग्रुप तो लेना है A है, लेकिन वो होमोजाइगस है, कंडीशन AB है इसमें। और फीमेल का ब्लड ग्रुप है ये हेट्रोजाइगस B। इसमें मेल के ब्लड ग्रुप में IA इस तरह से अलील होंगे और IB स्मॉल आई। अब इनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो AB A AB और A।
अब इसमें देखिए आप, कोई भी बी ब्लड ग्रुप का बेबी नहीं है, ऑफ स्प्रिंग नहीं है कोई भी बी ब्लड ग्रुप की। फर्स्ट कंडीशन में जो बेबी था वो बी ब्लड ग्रुप का था। तो इसमें यानी जो बेबी था जिसके लिए जो डिस्प्यूट था माता पिता के बीच कि किसका होगा, तो जो फर्स्ट कपल थे, इस प्रकार से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के द्वारा हम पेरेंटल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। ऑर्गन topic is organ donation and body donation. Donation of a tissue or an organ to another person by a living or dead person is called organ donation. organ donation है या तो किसी लिविंग का या किसी डेड पर्सन का, जो ऑर्गन को डोनेट करना ही ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। इसमें अबाउट 50 नीडी पर्सन कैन बी हेल्प्ड फ्रॉम एन इनएनिमेट बॉडी। यदि कोई व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट करता है आफ्टर डेथ, उसके बाद 50 नीडी पर्सन की हेल्प को 50 नीडी पर्सन्स की हेल्प की जा सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑर्गन की ज़रूरत होती है और विदाउट ऑर्गन, जब उनका कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देता है और उसको जब ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है तो कई लोगों की इस तरह से डेथ भी हो जाती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। हमें ऑर्गन की और बॉडी डोनेशन का क्या महत्व है। इट इज़ सेड दैट द इंडियन फिलॉसफी दैट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड फायर एंड स्काई एंड आफ्टर द डेथ इट्स गेट्स फ्यूज्ड इन दीज एलिमेंट्स ओनली। जैसा कि इंडियन फिलॉसफी में कहा गया है कि मानव शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फायर और स्काई, और आफ्टर डेथ मरने के बाद भी उसको उसी में विलीन होना है। तो क्यों ना हम ऐसे काम करके जाएं, जब हमें मरने के बाद हमारा बॉडी विलीन होना है तो हम अपने बॉडी को डोनेट करें। और इसी प्रकार से हैंस इट इज़ बिकम द नीड ऑफ द टाइम दैट एवरी आफ्टर डेथ ह्यूमन कैन बी यूज्ड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द लिविंग बीइंग। और ये भी माना जाता है कि जिस प्रकार से कई ऐसे एनिमल होते हैं मरने के बाद उनका हम एनिमल्स के शरीर का कई हिस्सों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे उनकी स्किन के उपयोग करते हैं लेदर बनाने के लिए। तो जब एनिमल मरने के बाद अपनी बॉडी को काम में, एनिमल का बॉडी जब काम में आ रहा है, तो क्यों ना ह्यूमन भी अपने बॉडी को डोनेट करके मरने के बाद दूसरों के शरीर में जाके जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह से आफ्टर डेथ के बाद में हम आई, किडनी, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स को हम डोनेट कर सकते हैं, किसी भी नीडी पर्सन को हम दे सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज कैटेगराइज्ड एज द प्योर डोनेशन। और इस तरह का डोनेशन जो कि प्योर डोनेशन कहा जाता है। इसके लिए ऐसे कई लोग आए जिन्होंने अपना ऑर्गन को डोनेट किया, बॉडी को डोनेट किया, और अभी भी आज जो जीवित हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम मरने के बाद हम अपना बॉडी को डोनेट करेंगे। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर सेलिब्रेट अगस्त 13 एज द ऑर्गन डोनेशन डे। कभी कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है एवरी ईयर। तो इसका आंसर है 13 अगस्त को। Many eminent persons of the society have come forward for this noble act। इस तरह से कई ऐसे सामाजिक लोग हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो इस नोबल एक्ट को करने के लिए आ गया है। जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इन्होंने हु वाज द इन्वॉल्व इन द फ्रीडम फाइटर एंड विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस डोनेटेड कोर्निया एट द एज ऑफ द 90 ईयर्स एंड फील्ड लाइट इन द लाइफ ऑफ 2 पीपल। इन्होंने अपना जो कोर्निया दान कर दिया था, आँखों का, इनका आफ्टर डेथ ले लिया गया था, निकाल लिया गया था, और इन्होंने 2 लोगों को जीवन दान दिया, मतलब 2 लोगों की आंखों के लिए रोशनी प्रदान की थी। तो इसी तरह से ऐसे और भी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके हम आप नाम देखेंगे। कुछ ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने आफ्टर डेथ अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया था, जैसे कि डॉक्टर विष्णु प्रभाकर हैं, और एक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे श्री ज्योति वासु और श्री नाना देशमुख। और अभी ये साध्वी रितंबरा और ये क्रिकेटर देशमुख हैं जो कि इन्होंने अनाउंस कर दिया है डोनेट करने के लिए अपने बॉडी को। गौतम गंभीर और साध्वी रितंबरा ने अपने बॉडी को डोनेट करने के लिए घोषणा कर दी है कि आफ्टर डेथ इनका बॉडी को दूसरों के काम में लिया जा सके। सच पर्सन आर द रियल सेंट इन ट्रू सेंस। तो ऐसे व्यक्तियों को हम सच्चे अर्थों में एक सच्चा साधु कह सकते हैं इन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा दान किया है। अब है हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, कि बॉडी और ऑर्गन को डोनेट करने के लिए कौन एलिजिबल है। जैसे कि एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस ऑफ जेंडर
कैन डोनेट हिज ऑर्गन एंड बॉडी। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का और किसी भी जेंडर का हो, बॉडी को और ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। पर्सन्स लेस देन 18 years of the age essentially require the consent of their parental और लीगल गार्जियंस। तो जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के हैं उनको अपने पेरेंट्स से और लीगल गार्जियन के द्वारा यदि कहें तो उनके आधार पर उनको दे सकता है, अपना बॉडी को डोनेट कर सकता है। द डोनर शुड प्रोवाइड रिटन कंसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 witnesses ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब व्यक्ति अपना ऑर्गन को डोनेट करता है, बॉडी को, तो उसके लिए एक रिटन कंसेंट लिखवाया जाता है, 2 गवाहों के बीच उसके साइन करवाए जाते हैं, उसके लाइफ टाइम के दौरान ही करवाया जाता है। इफ़ इट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर डेथ, यदि उसकी मृत्यु के पहले ये ना किया जाए, देन द राइट ऑफ द ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन लाइज विद द पर्सन हु हैज़ द लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑफ द बॉडी। तो जो राइट होता है ऑर्गन और बॉडी डोनेशन के लिए उस व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए अथॉरिटी अब ये उन लोगों के अधिकार में चला जाता है फिर उसका बॉडी ऑर्गन, क्योंकि उसने पहले से ही रिटन कंसेंट दिया था ऑर्गन और बॉडी डोनेशन के लिए, तो अब ये उनके अधिकार में चला जाता है। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इन इंडिया इज़ लीगली वैलिड, क्योंकि इंडिया में ऑर्गन और बॉडी डोनेशन जो कि लीगली वैलिड है। और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम अपनी स्लाइड में दे रहे हैं, उनको आप सॉल्व करें, और हमारे ये तीनों वीडियो को आप प्रॉपर ज़रा ध्यान से देखें, और इसके संबंधित और भी जो क्वेश्चंस हैं जो बुक में आए हुए हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो नहीं आएंगे आपको वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।